सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। जो भी साथी हमारे जुड़ते जा रहे हैं हमारे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो हमारी बात है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कपिल भाई राम राम। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। राम भाई देख के बता दीजिए कि हमारी वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है। जितने भाई जुड़ चुके हैं एक बार क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है। प्रदीप भैया नमस्कार, सुचित भाई नमस्कार, राम राम। ठीक है त्रिलोकी भाई। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसको और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आज संडे भी है। हम लोग तो कल ही लाइव आना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आज सार्वजनिक अवकाश है तो हम ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, इसलिए हमने संडे को लाइव आने के लिए एग्री किया है। तो शुरू करते हैं भाई। तो नमस्कार नमस्कार भैया, उनीश भाई नमस्कार, हिमांशु जी नमस्कार, कपिल भाई नमस्कार, राहुल भैया नमस्कार। ठीक है, तो निवेदन ये है कि पहले हम अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे उन सब का जो है निवारण किया जाएगा और उन सब का जवाब मैं दूंगा। तो पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी बात है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आप लोगों की बातें रहेंगी, उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अजीत भैया नमस्कार नमस्कार। तो चूँकि जब से धरना हुआ है, इसके बाद जो हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिलने गया था, उसके बाद से हम आपसे लाइव संवाद नहीं कर पाए। तो आज चूँकि मौका मिला है तो उसके लिए हम लोग पहले शुरू से बात कर लेते हैं जो हमारा मुद्दा है। तो एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मैटर की, एमआरसी मुद्दे की, 69,000 में अपने अपने तरीके से व्याख्या करना शुरू कर दिए हैं। और जबकि वास्तविकता ये है कि जितने भी ये पोस्टबाज लोग हैं, चाहे वो फेसबुक पर हों चाहे व्हाट्सएप पर हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाइक और कमेंट तक की ही सीमित रहता है। वास्तविकता में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हमारी 69,000 भर्ती है, इस भर्ती में अभी तक क्या हुआ उससे सभी लोग अवगत ही हैं। तो जो आरक्षण का मुद्दा है, कुछ लोग कहते हैं कि एमआरसी का सही तरीके से इसमें लागू नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं 20% महिला आरक्षण लागू कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं दिव्यांग आरक्षण गलत तरीके से दिया। मतलब तमाम तरीके की अपने अपने हिसाब से अजम्पशन लोग बना रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन वास्तविकता में अगर किसी के को धरातल पर ला करके हम लोग बात करते हैं तो किसी के पास कोई भी जवाब नहीं रहता है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दो तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है किसी भी भर्ती में। जो भी वैकेंसी अगर वो केंद्र सरकार निकालती है तो उसमें आरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार लागू करती है या कोई भर्ती निकालती है तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण नियमावली है वो लागू होती है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्या सेंट्रल में और उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो केंद्र सरकार की भर्ती होती है उसमें 1992 यानी 1991-1992 की आरक्षण नियमावली फॉलो करती है, और जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है, आरक्षण नियमावली है, वो 1994 जो आरक्षण नियमावली है वो फॉलो होती है।
अब दोनों में अंतर क्या है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी केंद्र सरकार की वैकेंसी हैं उनमें से, जैसे कुछ लोग अभी उदाहरण देते हैं कि यूपीएससी में जिसने एक बार आरक्षण ले लिया वो दोबारा आरक्षण नहीं ले सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कंडीशन तब लागू होती है जब कोई भी परीक्षा या ये कहे कि कोई भी भर्ती 2 या 3 फेज में पूरी होती है। यानी कि जितनी भी उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो भर्ती प्रक्रिया का ही एक भाग हो, तब जाकर के अगर किसी बंदे ने एक जगह पर रिजर्वेशन ले लिया है तो दूसरी जगह पर रिजर्वेशन नहीं ले सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कंडीशन भी नहीं लागू है। अगर हमने रिजर्वेशन ले भी लिया है, सपोज दैट हमने एज में रिलैक्सेशन ले लिया, या हमने टीटी में 82 अंक पर रिलैक्सेशन ले लिया, या हमने सुपरटेट में 90 से 96 नंबर के आधार पर रिजर्वेशन ले लिया, तब भी आप बिल्कुल क्लियर कट नोट कर लीजिए कि जो हमारा चयन होगा, अगर हमारा गुणांक अनारक्षित के बराबर है तो हमारा चयन अनारक्षित में ही होगा। तो इतना आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि 90 से 96 वालों को ओवरलैप नहीं किया गया, या जो लोगों ने एक जगह आरक्षण ले लिया वो दूसरी जगह नहीं गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरलैप हुआ है। लेकिन जो समस्या है, इस सरकार के जो अधिकारी थे इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया है कि कुछ जगहों पर रिजर्वेशन का सही पालन किया है और कुछ जगह पर रिजर्वेशन का गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरीके से जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें सिर्फ सिंपल सा है कि आपका जो 50% कोटा रहेगा वो अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी रहेगा, इसके अलावा 27% ओबीसी रहेगा, 21% एससी रहेगा और उसके बाद 2% एसटी का कोटा रहेगा, जो हमारी वर्तमान 69,000 भर्ती प्रक्रिया में है। अब ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त कोई भी आरक्षण का नियम ना तो उत्तर प्रदेश में है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू कर सकती है। हाँ, जो हमारा ये 27, 21 और 2% का भाग होता है, इसी का एक पार्ट होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आपके फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, जो भी अदर इस तरीके से विशेष कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग उसमें कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन उनका रिजर्वेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका सही तरीके से प्रतिनिधित्व कैटेगरी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फीमेल रिजर्वेशन ले लें, जैसे अभी जब से हम लोग मिल करके आए हैं माननीय मंत्री जी से, तब से फीमेल रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं। लेकिन उसके विषय में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो 20% का कोटा सरकार के अधिकारी बता रहे हैं, दरअसल वो 20% का कोटा एक हाईकोर्ट इलाहाबाद की स्पेशल अपील की पिटीशंस थी, उस पर ऑर्डर हुआ था कि भाई 20% महिलाओं का जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहां पर उसने थोपा नहीं था कि आप इनको दीजिए ही, उसने एक अपनी तरह से सजेशन दिया था कि इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, अर्थात अगर महिलाएं 20% से ज्यादा या 20% के बराबर सिलेक्ट नहीं होती हैं, तभी जितना बचा हुआ पार्ट रहता है उतना ही रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई भर्ती है, उस भर्ती में मान लिया 100 वैकेंसी है आपके, तो 100 वैकेंसी में 20% यानी 20 वैकेंसी महिलाओं के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन अगर 18 महिलाएं उसमें सेलेक्ट हो रही हैं तो मात्र रिजर्वेशन महिलाओं का कितना होगा, 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि टोटल का 20%। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये मैं उस जजमेंट की आपको फाइंडिंग बता रहा हूं, चाहे आप इसको फाइंडिंग कह लीजिए, चाहे आप इसको ऑर्डर कह लीजिए, चाहे सजेशन कह लीजिए, चाहे डायरेक्शन कह लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जो महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा वो उनकी ही कैटेगरी में दिया जाएगा। सपोज दैट जैसे अगर 27% ओबीसी का है, अगर 27% ओबीसी का है तो 27% का 20% दिया जाएगा, वो भी तब अगर 27% में 20% महिलाएं सेलेक्ट ना हो रही हों। अगर 27% में 20% महिलाएं सेलेक्ट हो गई हैं तो उनको रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो पूरी भर्ती में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है, और वो भी तब दिया जाता है जब 20% प्रतिनिधित्व उनका ना हो। नंबर 1 बात।
ठीक ना। इसके अलावा उन 20% महिलाएं जो चयनित होंगी, जो चयन पाएंगी, उसमें से भी जिस भी महिला का या जिस भी फीमेल लड़की का या फीमेल का गुणांक यदि ओपन कैटेगरी के गुणांक के बराबर है तो वो रिशफल करके यूआर में जा चली जाएगी और एक सीट जो है नीचे से ओबीसी कैटेगरी की या एससी कैटेगरी की खाली कर देगी। तो मोटा मोटा आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो 20% रिजर्वेशन है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का एक पार्ट है और वो पार्ट तब प्रिवेल करेगा जब 20% महिलाएं उसमें चयन ना पा रही हों, और अगर 20% चयन पा रही होंगी तो उसमें जाने की, उनको रिजर्वेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और उसमें रिजर्वेशन जैसे अगर 15% महिलाएं सेलेक्ट होगी तो फिर उनको रिजर्वेशन 5% मिलेगा, ना कि 20%। ठीक ना। ऐसा कदापि नहीं होगा कि पहले उनको 15% ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए और 20% और, यानी 35%, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो लोग व्याख्या कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि ये जजमेंट भी अब जा करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया है और रद्द कर दिया है, और उसने ये कहा कि जो भी महिला अगर ओबीसी एससी एसटी की है, अगर उसका गुणांक बराबर है तो वो सीधे सीधे ओपन कैटेगरी में चली जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन ये कोई पहला जजमेंट नहीं है जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सुनने में मिला होगा। देखिए, जो हमारा 1994 का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जितेंद्र सिंह ऑर्डर से कवर्ड है, आच्छादित है। उस जजमेंट में क्या है, उस जजमेंट में सिंपल सा एक रूल है जो हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू है, और वो है कि हम चाहे 50 रिजर्वेशन ले लें, चाहे हम लूले लंगड़े का ले लें, चाहे हम दिव्यांग का ले लें, चाहे हम एज का ले लें, चाहे हम टीईटी में ले लें, कहीं भी रिजर्वेशन हम ले लें, यदि हमारा गुणांक यूआर कैटेगरी के बराबर है तो हम हर हाल में यूआर कैटेगरी में जाएंगे। भाई, अगर यूआर कैटेगरी में हमारा ज्यादा गुणांक होने के बावजूद नहीं हमको ले जाया गया तो फिर आरक्षण हमारा कहां बचा, फिर तो जनरल का आरक्षण हो जाएगा। तो आरक्षण मीन्स यही होता है कि जो भी बंदा ओपन कैटेगरी के बराबर है उसको ओपन में ले जाया जाएगा, तभी तो अपने नीचे वाले की एक सीट खाली करेगा। जब एक सीट खाली करेगा तभी तो जाएगा ऊपर, हमारे नीचे वाले कम गुणांक वाले भाई बहनों का चयन हो जाएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट ये दिशा निर्देश, ऑर्डर और सारा कुछ दे दिया है कि जो भी बंदा रहेगा अनरिजर्व के बाद वो अनरिजर्व में ही जाएगा, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं लागू कर सकते हैं। अब जो उस दिन माननीय मंत्री जी से जो हम लोगों की वार्ता हुई उसमें मंत्री जी के जो अधिकारी हैं, महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने, उन्होंने एक बात ये हमसे बताई कि भाई हमने टोटल वैकेंसी का 20% दे दिया है, टोटल वैकेंसी का, यानी अगर 70,000 हमने मान लिया अप्रॉक्स में ले लें, 70,000 वैकेंसी है तो उसका 20% यानी लगभग 14,000 वैकेंसी उन्होंने बताया हमने दे दिया है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि ऐसा रूल ही नहीं है। जो भी रिजर्वेशन का डिवाइडेशन होता है वो 50% ओपन कैटेगरी, 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी। इसके अलावा कोई रिजर्वेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रिवेल या लागू की ही नहीं जा सकती है। क्यों नहीं लागू की जा सकती है? क्योंकि जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उसी पर आधारित होकर के 1994 नियमावली हमारी है। तो जब उसने एक बार ये रिजर्वेशन पॉलिसी डिसाइड हो गई तो अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी में तब तक छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा 50% ओपन कैटेगरी, 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी, यानी इस कैटेगरी में तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑर्डर फुल बेंच में न चैलेंज हो जाए, और वहां से जब इस जजमेंट को क्वेश करेगा तब जाकर के ये कोई भी हस्तक्षेप इस पॉलिसी में कर सकते हैं। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि चूंकि वो जजमेंट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब कोई जजमेंट 2 साल तक चैलेंज नहीं होता है तो वो सेटल्ड लॉ हो जाता है। सेटल्ड लॉ का मतलब ये होता है कि वो एक कानून का रूप धर लेता है, कानून का रूप एक धारण कर लेता है। तो जब अब वो एक कानून बन चुका है तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाह करके भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ उस ना तो जजमेंट में कर सकती है और ना ही कोई नया रिजर्वेशन पॉलिसी
उत्तर प्रदेश की नियमावली में लागू कर सकती है, नंबर एक बात। और अगर वो लागू भी करेगी तो जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है 27-21-2 वाली, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो 50% जो रिजर्वेशन है जो ओपन कैटेगरी का, उसमें वो खुरपेची कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे 10% कोटा दिया ईडब्ल्यूएस वाला, यानी इकोनॉमिक वीकर्स वाला, तो वो 10% जो कोटा दिया जाता है तो वो भी 50% जो ओपन का है उसका दिया जाएगा, ना कि हमारे कैटेगरी का। तो अधिकारियों का कहना है कि हमने टोटल 69,000 भर्ती का 20% दे दिया, जबकि ये विधिक रूप से संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। विरुद्ध इसलिए है क्योंकि जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हमारे 27-21-2 से छोड़ करके दिया जाएगा, अगर कोई नया चीज आप लागू भी करते हो। तो ये तो हमारा फ्लैट रिजर्वेशन हो गया। इसके बाद जो बचता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इज द पार्ट ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो भी चीजें रहेंगी वो वर्टिकल रिजर्वेशन से कटेंगी। बिल्कुल सीधे से समझ लीजिए, हमारा 27% ओबीसी हो गया, 21% एससी हो गया और 2% एसटी हो गया। तो अब जब इसको काटेंगे तो ये अपने अपनी कैटेगरी से ही तो कटेगा, ये टोटल से कटेगा, टोटल से कदापि नहीं कटेगा, अपनी कैटेगरी से ही कटेगा। तो जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, चाहे वो महिलाओं का हो, फ्रीडम फाइटर का हो, एक सर्विसमैन का हो, जो भी हो, वो सारा का सारा जो भी कैटेगरी का होगा उससे कटेगा। और वो भी तब जब उसका गुणांक यूआर के बराबर ना हो। अगर यूआर के बराबर उसका गुणांक हो जाएगा तो भाई साहब वो रिशफल करके यूआर कैटेगरी में ही चला जाएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, नंबर एक बात। तो ये तो हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था हो गई। अब इस आरक्षण व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि आप जानते हैं कि एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रही है और वो चाह रही कि हमारे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें चयन पाएं, तो उसने क्या किया सरकार ने कि किसी तरीके से कुछ ऐसा, उसको पता है कि 21-27-2% में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसने क्या किया कि किसी तरीके से, इस तरीके से हम एक तिलिस्म रच दें, एक चक्रव्यूह रच दें कि ये लोग आपस में ही घूमते रहें। आपस में ही घूमते रहने का मतलब है कि वो इस जो इन्होंने कोडिंग बना दी उसको डिकोड ही न कर पाए। तो उसने लागू कर दिया एमआरसी। एक्चुअली हुआ ये है कि जो भी हमारे साथी थे उनको एमआरसी, रिजर्वेशन, कई सारे मैटर्स हैं जिनके नाम पर ये कहा जाता है कि ये रिजर्वेशन मैटर है, ये एमआरसी मैटर है। दरअसल जो एमआरसी मुद्दा होता वो भी आप सभी को मालूम है कि एमआरसी जो होता वो अलॉटमेंट के टाइम लागू होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया वो किसी एक लेवल पर नहीं किया, इन्होंने हर जगह से थोड़ा थोड़ा उठा लिया। थोड़ा थोड़ा उठाने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे इन्होंने सोचा कि अगर रिजर्वेशन में हम पूरा चेंज कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जो इसमें अपने कैंडिडेट्स को एंट्री करवाया तो उसमें कई तरीके से इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा हर जगह से उठा लिया। थोड़ा फर्जीवाड़ा एमआरसी के नाम पर कर दिया, थोड़ा 20% महिला रिजर्वेशन के नाम पर कर दिया, थोड़ा दिव्यांग रिजर्वेशन के नाम पर कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने हर जगह पर जो है भ्रष्टाचार किया। अब समझना ये है, रवि भाई कह रहे हैं कि ये बात मंत्री को क्यों नहीं समझ में आती। भाई साहब, जब सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हुआ है तो उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें ऑर्डर पास कर दिया हमारे बंदे इतने होने चाहिए, उससे कैसे करना वो आप जानिए। ये तो हमारे और आपके परिवार के ही जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने भाइयों का गला काटने पर तुले हुए हैं, तो वो तो उनको सोचना चाहिए, इनको नहीं सोचना चाहिए। एक चीज ये हो गई। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपकी पहली ऐसी भर्ती है उत्तर प्रदेश इतिहास की जिसमें ना तो इन्होंने अभी तक गुणांक डिक्लेयर किया है, ऑफिशियली गुणांक डिक्लेयर नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि आयोग में उन्होंने दिया है, लेकिन हमको आयोग से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि भर्ती का एक सीधा सा चरण होता है। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए, जो भी अन्य फॉर्मेलिटीज है, परीक्षा दी, सारा कुछ हो जाए। फिर आपका जब अंतरिम रूप से चयन हो जाता है तो उससे पहले गुणांक जारी किया जाता है कि इतने नंबर तक की हम लोगों ने ओबीसी का चयन हुआ, इतने नंबर तक ओपन कैटेगरी का हुआ, इतने नंबर तक ये सारा चीज हुआ है।
ये होता। और ये जानने का हक हम सभी को है, हर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को है कि अगर उसका चयन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से भी कहा कि सर आप वो जो क्रेडेंशियल है इस भर्ती का, जो भी डेटा है अभ्यर्थियों का, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका आप क्रेडेंशियल ऑनलाइन कर दीजिए। तो उन्होंने उसको ऑनलाइन करने से भी डायरेक्ट मना कर दिया कि हम गोपनीयता के तहत उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि गोपनीयता उनका कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि किसी तरीके से जो है जब तक छुपा के हम रखेंगे तभी तक हमारी बचत है, उसके बाद जो है अगर ओपन कर देंगे तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि जो भी हमारा रिजर्वेशन मैटर है, चाहे आप इसको रिजर्वेशन मैटर कर लीजिए, एमआरसी मैटर कर, कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग एक पॉइंट लेकर के सीधे उड़ जाते हैं, सीधे उड़ जाते हैं। उड़ जाने का मतलब है कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। सब पहले तो आप किसी चीज को एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद ही आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। जैसे अभी प्रतिनिधिमंडल में जब हम लोग माननीय मंत्री जी से वार्ता कर रहे थे तो मैंने उनको 3 से 4 बार अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया कि महोदय आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो पढ़ना तो दूर, उन्होंने हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। मजबूरी में मुझे विजय किरण आनंद साहब को फाइल देनी पड़ी। उनका सर आप बस पढ़ लीजिए, पेज नंबर इतना खोले, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। जब मैंने उन चीजों को पढ़ करके सुनाया तो उसका जवाब उनके पास, जवाब क्या, जब आपने गलत किया है तो आपके पास जवाब तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अब उसमें एक झूठ बोलने के लिए वो 10 झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते गए। लेकिन जब कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं तो आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। मजबूर होकर के विजय किरण आनंद जो महानिदेशक है बेसिक शिक्षा, उन्होंने फाइल हमारी रखी, कहा ठीक है सर हम इसको अध्ययन करके जो ऐसा भी होगा वैसा हम लोग करेंगे। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग समझते नहीं कि ये ऐसा वैसा फलाना ढिमका, वो कुछ नहीं। कुछ लोग यूपीएससी का हवाला देते हैं कि भाई यूपीएससी में एक स्तर पर आकर के रिजर्वेशन अगर आपने ले लिया है तो आपका काम खत्म, आप गए काम से। तो भैया मैं बता दूं कि जो यूपीएससी का मैटर होता है वो उसमें सेंट्रल लॉ लागू होता है, सेंट्रल यानी केंद्र का कानून लागू होता है। और वो भी तब जब पूरी भर्ती प्रक्रिया यानी जो चयन प्रक्रिया है वो एक ही पार्ट में हो। एक ही पार्ट में मतलब एक पार्ट क्लियर करके आप दूसरे पार्ट में, मतलब पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो। आप उसको इस तरीके से आप समझ लेते हैं जैसे आप आईएएस का एग्जाम दिए, सिंपल सा बात है, आईएएस का एग्जाम दिए तो आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है उसका पूरा पैटर्न क्लियर है। नंबर 1 तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ये हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा अगर आप पीजी हैं तो हमारी अधिमानी अर्हता में आ जाता है। अधिमानी अर्हता मतलब उसको वेटेज दिया जाए। अगर पीएचडी है तो थोड़ा सा वो सब अधिमानी अर्हता में आ जाती है। अब समझने वाली बात क्या है कि यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है यूपीएससी की, उसमें जो प्री और मेंस दोनों एक ही चयन प्रक्रिया के भाग है, एक ही चयन प्रक्रिया के भाग होते हैं। इसलिए वहां पर एक में रिजर्वेशन आपने ले लिया तो दूसरे में आपको नहीं मिलेगा। नंबर 1 तो ये रीजन होता है। नंबर 2 उसका एक रीजन ये होता है कि उसमें सेंट्रल का कानून लागू होता है 1992 कि जो एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो नहीं होगा। इसलिए वहां का और यहां का कानून में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप कहीं से भ्रमित ना होइए, एक पार्ट हो गया दूसरा पार्ट हो गया, ये सब ढकोसला है, केवल मिसलीड करने के लिए है। आपको केवल गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लोग, अपना अपना अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा हुआ है। ये कुछ नहीं, ये सब हवा में बातें। जो हुआ है मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दिया हूं, ठीक ना। अब जो हमारी भर्ती प्रक्रिया होती इसमें तो सिंपल सा 1994 लागू, हम चाहे 10 बार रिजर्वेशन लिए हो, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि तुम हमको जो है रिशफल ना करो या कुछ ना करो। ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको किसी कानून के दायरे में आकर के अगर इसको हम बहस के नजरिए से देखें तो बहस के नजरिए से वी आर कवर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट,
हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड हैं, सेटल लॉ है और वो कानून बन चुका। उस कानून से इतर हम लोग नहीं जा सकते, ना हम जा सकते ना सरकार जा सकती है। अगर कुछ गड़बड़ करनी है तो पहले आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को फुल बेंच में ले जाना होगा, वहां से क्वेश कराना होगा। वो तुम्हारे इनके ना स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बस की बात है ना किसी अन्य के बस की बात है, ठीक ना। क्योंकि इस पर आधारित 50 रिट पिटीशन, WPC, स्पेशल अपील, पुनर्विचार याचिका उस समय से लेकर के लगातार कंटिन्यू अभी तक होती आ रही है। अभी हाल ही में 2019 में नवंबर में एक पुनर्विचार याचिका थी जिसमें कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है। तो जब इतनी सारी डिसमिस हो चुकी हैं, वो कानून बन चुका है, तो भैया अब कोई भी ये समझ लीजिए उसमें हाथ नहीं डालेगा। नंबर एक बात ये तो बात हो गई कानून के नजरिए से, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में। इन केस अगर आप इसको व्यवहारिक रूप में भी देखें, उसको मैं भी आपको समझा दूं कि यहां पर अगर आप टीईटी और सुपर टेट दो परीक्षाएं होती हैं, तो ये दोनों परीक्षाएं हमें नौकरी की गारंटी नहीं देती हैं। नौकरी की गारंटी इसलिए नहीं देती क्योंकि इसमें जैसे अभी टीईटी दो, इसमें कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है, चाहे उसने 2015 में टीईटी किया हो वो भी सुपर टेट में बैठ सकता है, 18 में टीईटी दिया हो वो भी बैठ सकता है। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप समझ लें। टीईटी ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या करें। केवल ये पात्रता परीक्षा है और ये पार्ट नहीं है चयन प्रक्रिया का, ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको एक तरीके से कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप में है। तो ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट में हमारे मार्क निर्धारित हैं कि 82 नंबर रिजर्वेशन कैटेगरी का और 90 नंबर अनरिजर्वेशन कैटेगरी का बंदा आना चाहिए। तो ये आप कतई नहीं कह सकते हो कि इस बंदे ने आरक्षण ले लिया। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर आप नहीं कह सकते कि वो 82 नंबर पर हो गया, ठीक ना। इसके बाद दूसरा, जब हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, अब हमारा नंबर है ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हमारा आ गया। तो अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जब आ गई तो उसमें भी उन्होंने एक पासिंग मार्क रख दिया, पासिंग मार्क कि इतने तक वाला बंदा क्वालिफाई माना जाएगा। ये भी आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं पात्रता परीक्षा ही हुई। अब जो फाइनल गुणांक बना, फाइनल गुणांक कौन सा बना, हाई स्कूल 10, इंटर 10, जो भी आपका एकेडमिक्स हो गया और प्लस जो है ATRE का परसेंटेज हो गया, उसको मिला करके जब हमारा जो गुणांक बनता है वो जा करके असली गुणांक बनता है। वो अगर हमारा अनरिजर्व के बराबर है तो हमारा चयन अनरिजर्व में होगा, और अगर हमारा अनरिजर्व के बराबर नहीं है तो हम अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस बंदे ने एज में, टीईटी में, सुपर टेट में ऐसा वैसा किया। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो होती है आप हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद एक MRC वाला आर्डर जो उसके विषय में जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि लोग आरक्षण नियम से ज़्यादा MRC वाली बात करते हैं। तो अगर आप पहले बात तो आप समझ लीजिए कि MRC, बहुत सारे लोग MRC करते हैं, उसका फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट उसका होता है, यानी मेरिटोरियस यानी मेरिट में जो आ रहा हो, जो मतलब जिसको आप कहते हैं मेधावी जो होता है। तो मेधावी होने का सीधा सीधा मतलब है मेरिटोरियस। तो उसका अगर उसका गुणांक बराबर है तो जाहिर सी बात है उसको पहली चॉइस मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहली चॉइस अगर हमारा गुणांक ज़्यादा है तो हमको पहली चॉइस मिल जाएगी। तो ये जो MRC चीज़ें हैं वो केवल और केवल जिला आवंटन के टाइम लागू होता है, इसका चयन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी उन्होंने कुछ घपलेबाजी की है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया है कि
उसके आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो। इन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के नाम पर धांधलेबाजी की है, दिव्यांगों के रिजर्वेशन के नाम पर धांधलेबाजी की है, एक्स सर्विसमैन के नाम पर धांधलेबाजी की है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पर जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया है। तहस नहस करने का मतलब है कि अपने कैंडिडेट्स को इन कर लिया है। और जो एमआरसी है उसमें तो थोड़ा बहुत इन्होंने 1-आधा% किया है, वो भी इसलिए ताकि जो है कि हम अपने चहेतों को मनपसंद जिला भी दे सके। उसके आधार पर कुछ जिलों में मेरिट प्रभावित भी हुई है और लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हुए, लेकिन इतना बड़े मैटर में उतना प्रभाव नहीं होगा जितना प्रभाव इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पर डाला है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पर इन्होंने सारे कैंडिडेट्स को इन कर लिया। इनका कहने का मतलब है कि जो हमने 20% कोटा दे दिया, हॉरिजॉन्टल दे दिया, उसका गुणांक चाहे 90 हो, अगर उसका चयन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हो गया तो उसको हम यूआर में नहीं भेजेंगे। अरे भाई क्यों नहीं भेजोगे? जब तुम्हारी नियमावली कह रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कह रहा है, अरे एक नहीं 4 आदेश कह रहे हैं। भाई हाल ही में एक ललित का जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, उसमें वो उन्होंने कहा है कि अगर किसी का गुणांक यूआर के बराबर हो तो ओपन कैटेगरी में जाएगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि कुछ भी हो जाए, जितने भी जजमेंट आ रहे हैं वो सब पुराने ही जजमेंट आ रहे हैं। जो हमारे पुराने जजमेंट हो चुके हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उन्हीं पर प्रिवेल हो करके उन्हीं की साइटेशन पर जो है सारे जजमेंट आ रहे हैं। ये कोई नए जजमेंट नहीं है कि आज आ गए हैं, ये सब पुराने जजमेंट हैं। पुराने जजमेंट के आधार पर ही ये ऐसे ही दिक्कतें ये करते हैं, तो फिर वो नया जजमेंट उसी को कोट करके हम भर्ती प्रक्रिया में लागू करने के लिए आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत जल्दी ये मैटर डिसाइड होने जा रहा है। अभी पिछली बहस में जब हम लोग बहस हो रही थी, तब भी कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू पिटीशन करके, यानी याचिका के अधीन करके निकल लिए। नहीं लोड ले पाए, अगर लोड होता तो उड़ा के जाते। अब समस्या ये है ना कि जब डबल इंजन की गाड़ी होती, डबल इंजन का मतलब जब सेंट्रल और स्टेट दोनों में एक ही जगह होती ना, तो थोड़ा सा हमारी जुडिशरी भी आप समझ रहे होंगे, उनको भी आखिर बुढ़ापे के लिए कुछ सहारा चाहिए, कोई पद चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए ही। तो उस लिए वो लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा एक तरफ से जो है सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। भाई बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो हलाल होना ही होना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक ना। अब चूंकि आज टाइम मिला तो सारी चीज़ें क्लियर कर ले, क्योंकि लोगों की बड़ी जो है शिकायतें रहती हैं हमसे कि आप तो ना तो लाइव आते हैं और ज़्यादातर वार्ता भी नहीं करते हैं। तो आज पूरा फ्लो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब बात आते हैं थर्ड काउंसलिंग में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अभी थर्ड काउंसलिंग में हमारा खट से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि कहीं पर भी थर्ड काउंसलिंग इतनी आसानी से होने जा रही। अभी आपके दो भयानक मुद्दे, एक तो अपना मुद्दा और दूसरा आंसर की वाला मुद्दा। आंसर की वाले में सभी लोग जानते हैं कि 1 से 2 नंबर तो बढ़ना फिक्स है। अब अगर सरकार काउंसलिंग करवा देगी, सारी सीटें भर देगी, तो जो कल डिसाइड होगा आंसर की वाला मुद्दा 100% उसमें से नंबर बढ़ने ही बढ़ने। अभी आप चाहे माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा का जजमेंट पढ़ लीजिए, चाहे आप माननीय पंकज जायसवाल साहब का पिछला जजमेंट पढ़ लीजिए, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ लीजिए, नंबर बढ़ना फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौका संभवतः उन्हीं को मिलेगा जो, खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब अगर सरकार काउंसलिंग करा करके सब सीटें भर देगी, आप समझिए, अगर काउंसलिंग करा करके सब सीटें भर देगी और नंबर बढ़ने की बारी आएगी, नंबर बढ़ेगा, डेढ़ श्योर बढ़ेगा, आप नोट करके रख लीजिए, तो भैया मेरे इनके लिए पद कहां से लाएगी सरकार? तब तो यही होगा कि पूरी भर्ती रद्द कर दो, जितने नंबर बढ़ रहे सबके नंबर बढ़ा करके फिर से लेकर के काम करो। तो अब रद्द तो करने से रही, तो जो सीटें बची हैं वो सीटें बचा के सरकार रखेगी, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। और वो सीटें हम लोगों के लिए रहेंगी, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए नहीं, जो अपना मैटर है इसके लिए रहेंगी, और दूसरी आंसर की वाले के लिए रहेंगी, ठीक ना। ताकि कल को ऐसा, भाई जब घपला किया है उसने
तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारी पूरी भर्ती उड़ जाए। और दोनों मुद्दे हमारे ऐसे हैं कि अगर हम लोगों को नहीं मिला तो पूरी भर्ती उड़ जाएगी, ये भी पक्का है। तो अब पूरी भर्ती उड़ाने से तो बेहतर है कि कुछ पद बचा करके रखे रहो, और जब जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का आएगा तब सारा कुछ खत्म कर देंगे। उनको ले दे करके जो भी रफा दफा करना है वो सारी की सारी बातें हो जाएंगी। तो जो थर्ड काउंसलिंग का आप लिए बैठे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको, मैं किसी का भावनाओं से नहीं खेल रहा हूँ, आप उम्मीद करिए, लेकिन ये उम्मीद कतई मत कीजिए कि हम लोग रह जाएंगे और आप हो जाएंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जो हमारे साथ भाई हमारे लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सबको, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ का मतलब टीम के साथ में, ईश्वर ने चाहा तो कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और MRC, रिसफलिंग, 82, 89, 90, 96, TET, ये सब सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। और बाकी थर्ड काउंसलिंग का क्या है वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि केवल एक लॉलीपॉप है। तो लेते रहिए, चूसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। देखते हैं, अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो मैं उनको जो है देख लेता हूँ। समस्या ये है ना कि लाइव आने में भाई मैं शादीशुदा व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होता है, एक तो वो बाहर बिजी रहे, फिर घर में बिजी रहे, और घर में बिजी रहने नहीं आ पाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आगे हम लोग मिलते रहेंगे। आमिर अंसारी साहब कह रहे हैं कि MRC का आर्डर, देखिए MRC का आर्डर तो वो तो खत्म हो गया ना। MRC का हमारा मैटर ही एक तरीके से बिल्कुल पार्ट एक 10% है, और वो भी अभी इसलिए नहीं प्रिवेल कर सकता क्योंकि डिवीजन बेंच ने उसको चैलेंज कर दिया है। सॉरी, डिवीजन बेंच में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ही चैलेंज कर दिया है। आप समझिए मेरी बात। यानी कि अगर ये MRC कहते भी हैं तो खैर वो उससे उतना हमको हमारा ही तो उससे उतना नहीं प्रभावित हुआ जितना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पर प्रभावित हुआ है, 20% महिला के नाम पर प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ 1-आधा% उससे भी हमारा प्रभावित हुआ है। लेकिन वो भी अब ये नहीं कह सकते। उसका रीजन ये है ना कि उस जजमेंट को पहले तो पंकज ओझा साहब ने चैलेंज किया DB में, पहले रिव्यू किया, रिव्यू में भी कोई उनको रिलीफ नहीं मिली तो उन्होंने DB में चैलेंज किया, और उसके बाद अब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी उसको चैलेंज कर दिया। तो वो जजमेंट इस पर वो लागू भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब बहस के मुद्दे हैं, कोर्ट में रखने के दौरान के मुद्दे हैं। इन पर बाहर इतनी सारी बहस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हाँ मेरे भाई, सवाल बताइए। विदित भाई, बिल्कुल जॉब मिलेगी हम लोगों को, 100% मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हम तुरंत आपको दे दें। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस न्यायिक प्रक्रिया से सभी को गुजरना होता है, और जो भी ज़रूरी बातें होती हैं वो आप लोगों के सामने रख ही दी जाती है। लेकिन अब ये कोई नहीं चाहता कि हम भी, भाई मेरा भी एक बेटा है, मेरा भी एक परिवार है, और हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से डिसाइड हो करके जो भी हम लोगों को मिलना है जल्दी मिल जाए। ये देर कोई नहीं चाहता है, आपसे जल्दी हम सभी को है, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमारा बस नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे। हाँ आमिर भाई, पूरी तैयारी है, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिलीप भाई, मीटिंग में 2-3 वो तो देखिए आपको पहले भी बता दिया गया था। वो 3 दिन के लिए अधिकारियों ने कहा था कि हम डेटा ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक वर्ड कहा था कि हम डिस्कस करने के बाद ऑनलाइन करेंगे। तो अभी उनका डिस्कस नहीं हो पाया होगा। डिस्कस क्या करेंगे जब डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो जानते हैं कि जब इतना फंस गए हैं तो अगर कुछ गड़बड़ ऑनलाइन कर देंगे तो नया सिगुफा लेकर के और आ जाएंगे और हमारी पूरी पोल खुल जाएगी। इसलिए कुछ भी ऑनलाइन करने वाले वो हैं नहीं। कपिल भाई कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी से क्या अवगत कराएं जब उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिला, तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। विदित भाई, मानने वाली बात नहीं मित्र। देखिए, जहां तक संभव होता है मैं बचता हूं सोशल मीडिया पर लिखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चंगेज खां का नाम सुना होगा। चंगेज खां सारे अस्त्र छुपा करके रखता था, वो कुछ दिखाता नहीं था।
जब भी वो कहीं अटैक करता था तो पहले वो भागता था पीछे पीछे, और जब लोग उसका पीछा करते थे तब वो एकदम से टूट पड़ता था कि अब इनको ख़त्म कर दो, और उसमें हमेशा वो विजयी होता था। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा शत्रु पर तब वार करो जब आपको कमज़ोर समझे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको मतलब हम सारी चीज़ें ओपन ना करें। इसलिए मैं कहीं पर फेसबुक व्हाट्सएप पर मैं नहीं लिखता हूं कि इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन अगर ना लिखो तो लोग समझते हैं कि भाई खैर उसके विषय में नहीं करना। लोग लिखने वाले तो बहुत लिखते हैं, कोई फलाना यूट्यूब पर चैलेंज दे रहा कि हम ऐसा कर देंगे, दूसरा उधर चैलेंज दे रहा चैलेंज किसको किसको चैलेंज दोगे भाई? चैलेंज देने से मुकदमा नहीं जीते जाते हैं। मुकदमे एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक न्यायिक व्यवस्था है, उसी से जीते जाते हैं। संजय भाई पूछ रहे हैं कि ओबीसी का गुणांक कितना रहेगा अगर आरक्षण नियम। देखिए गुणांक कितना रहेगा वो तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन इतना जानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ लास्ट तक रहेगा टीम के साथ, उसका भला हो जाएगा, ये मान के चलिए। आमिर भाई बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। शिवशंकर भाई ठीक है। परमेश भाई नींद नहीं आ रही, नींद सब किसी को नहीं आ रही है, किसी को जो है जिसकी नौकरी को आपने चैलेंज कर दिया उनको भी नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेशेंस रखिए, ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों को नौकरी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। हाँ, और एक मैटर है 22,000 सीट्स ऐड करने का। देखिए सिंपल सा मैं आपको 22,000 सीट्स वाला भी मुद्दा मैं बिल्कुल 2 मिनट में क्लियर कर दूं कि जो 22,000 सीट्स होती हैं वो 22,000 सीट्स जो पुरानी 68,500 वैकेंसी की बची हैं उन पर भी आपको कहीं से कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। मैं बिल्कुल मोटा मोटा बता देता हूं, इसीलिए शायद मुझे लोग गलत समझते हैं। 22,000 के नाम पे आपका शोषण होगा यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। कोई कहेगा कि हम ऐड करा देंगे, कोई कहेगा हम ऐड करा देंगे, लेकिन 22,000 सीटें जो वो बैकलॉग की होती हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो अथॉरिटी होती है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी होती है यानी सरकार चाहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और वो ऐड कर सकती है। वो पूरी तरीके से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो 22,000 सीट्स होती हैं वो नियोक्ता के अधिकार के तहत आती है। नियोक्ता का मतलब सरकार। अगर सरकार चाहेगी तो वो ऐड हो जाएंगी, नहीं चाहेगी तो किसी के बाप की औकात नहीं है, नहीं ऐड हो पाएंगी। आपसे कोई कह दे कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा करके ऐड करा लेंगे, हम कोई कह दे हम हाई कोर्ट से ऑर्डर, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो ऐड हो जाएगी। लेकिन माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों ने 22,000 के लिए जब हमने पद ऐड करने की बात कही थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, ठीक ना। कोर्ट से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, 22,000 सीटें आप गाली भी दे सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 सीटें आपको कोर्ट से नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नोट कर लीजिए। मिलेंगी तो नियोक्ता से मिलेंगी, नियोक्ता मतलब सरकार से। उसके आप हाथ पांव जोड़ लीजिए, तलवे चाट लीजिए, हम लोग चाट लेंगे, लेकिन तब भले वो जोड़ दे, बाकी कोर्ट से नहीं होगा। एक देखिए संवैधानिक व्यवस्था होती है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को जो कानून हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक से संचालन करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो संचालन नहीं कर पाते हैं तब जाकर के वो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है। लेकिन ये सब चीजें तो उसके अधिकार क्षेत्र की बात है नियोक्ता के, उस पर कोर्ट थोड़ी ना ऑर्डर यार कर देगी कि जाओ इनकी सीट दो। क्यों भाई दे? और भी तो लड़के हैं, और भी तो बच्चे हैं, उनको क्यों, आपको ही क्यों? अगर वो ऐड होंगे तो नई भर्ती में भले ऐड हो जाए, बाकी आपको इस भर्ती में कोर्ट से तो वो ऐड होने वाली नहीं। हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो ऐड हो जाएंगी। तो अगर सरकार को ही ज्ञापन दिया जाए, हाथ पांव जोड़े जाए, तो 22,000 सीटों पर जो है वो हमको कंसीडर कर सकती है, वो ले सकती है, विज्ञापन में जोड़ सकती है। लेकिन अन्य जगह पर कोर्ट के द्वारा भैया आप लोग जुड़ने से नहीं, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। और सुनिए, और जो 22,000 सीटें जुड़ेंगी भी, वो आप ये नहीं कह सकते कि आरक्षण कैटेगरी के हैं। वो 22,000 सीटें अगर जुड़ेंगे भी तो उसमें 50% ऑन रिजर्व जाएगा, 21% SC, 27% OBC और 2% ST, यानी उसमें भी पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन होगा, तब जाकर के वो जुड़ेंगी। वो भी सरकार के चाहने पर, किसी के उससे नहीं जुड़ जाएंगी।
आप उसको ट्राई करके देख लीजिए। जो भी कह रहा तो गलत कह रहा है कि हम जुड़वा देंगे, कतई नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ सरकार चाहे कि तो जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल नोट कर लीजिए, कहीं भी भ्रम में मत रहिए, कहीं भी गलत बातें मत करिए। और जो बता रहे कि हम जुड़वा देंगे, वो 2 मिनट बात कर लेंगे, हम बता देंगे कितना जुड़वा देंगे। वो पूरा इस पर भी देखिए, एक नियोक्ता होता है, उसके भी पावर्स होते हैं, उसके भी अधिकार होते हैं। उन अधिकारों को पर चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो मानी उच्च न्यायालय हो, वो कभी अतिक्रमण नहीं करता है नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में। और सीटें जोड़ना या घटाना वो पूरी तरीके से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, उसमें भैया नहीं होता है। ठीक ना। और देख लेते हैं कुछ बचा हो तो। राहुल कुशवाहा कह रहे हैं कि वकील साहब होंगे, सब सारे वकील लोग रहेंगे। और कभी भी आप लोग इस चक्कर मत रहिए कि फलाने वकील नहीं रहते, धमाके। ये एक नियम है, पंखा वही गंदा होता है जो चलता है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, जो चलता नहीं वो पंखा गंदा नहीं होता है। ठीक ना। सारे वकील रहते हैं, बस ये है कि अपनी वाहवाही में खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए, खुद को नेता बनाने के लिए, खुद को लोगों की नज़र में अच्छा बनाने के लिए लोग कहते हैं कि हम फलाना वकील था, धमाका नहीं था। नहीं था तो ऐसे आप नहीं डिसाइड होता। ये सब फर्जी की बातें होती है। और जो वकील पैसा लेता है कोर्ट में रहता, कोई वकील नहीं चाहता कि हाँ जजमेंट हो जाए और हम ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल ये कुछ लड़कों की होती है बातें, वो खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए ये सब करते हैं। शिव कोमल भाई कह रहे हैं कि रविशंकर एंड अदर्स का मामला कौन देख रहा। पहले तो आप ये बताइए कि रविशंकर एंड अदर्स का मामला, जब वो पिटीशन हम लोगों ने की है और सारे मैटर बंच हैं, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि रविशंकर का मामला कौन देख रहा है? हा? जब सारी पिटीशन से एक साथ है, जहां पर आप हो वहां पर हैं, हम हैं, तो उसमें देखने वाली कौन सी बात है? अभी कल को पूछो कि 90-50 का मैटर कौन देख रहा, कल को पूछो 4105 का मैटर कौन देख रहा, कल को पूछो 6677 का मैटर कौन देख रहा है, फिर कहो उसका 21963 का मैटर कौन देख रहा। तो ये भैया जब सारी कनेक्टेड मैटर है, तो जो भी जजमेंट एक पर होगा वो सब पर लागू होगा, और सब एक साथ होंगे, सारे वकील एक साथ रहेंगे। तो उसमें निश्चिंत रहिए कि हाँ कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। किसी भी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए ध्यान से कि कोई भी एक व्यक्ति अगर हमारे साथ रहा, तो अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, ये हमारा वादा है। तो इसलिए किसी के बहकावा मत आइए कि हाँ फलानी रेट पर कौन वकील है, ढमाक की रेट पर कौन वकील है, उससे कोई मतलब नहीं। एक को मिलेगी सबको मिलेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रियदर्शी यादव, नहीं ये देखिए, मैं नहीं बता सकता कि कितनी मेरिट गिरेगी, लेकिन जो भी हमारे साथ है, हमारे साथ टीम के साथ है, उनका हित नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जेडी सबके नाम जुड़ गए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई। आगे की रणनीति, संदीप भाई पूछ रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है। भाई आगे की रणनीति सीधी सीधी है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा रिजर्वेशन मैटर पर वो कोर्ट से मिलेगा। और रही बात 22,000 सीटें के लिए, उसके लिए आपको जो है सरकार के साथ पैरवी करनी पड़ेगी, और हम लोग दोनों तरफ से पैरवी करेंगे कोर्ट में अपने मैटर के लिए, और 22,000 सीटें ऐड कराने के लिए हम लोग सरकार को ज्ञापन वगैरह देंगे। ठीक ना, क्योंकि 22,000 सीटें कोर्ट से ऐड नहीं होंगी, ये श्योर है। अरविंद भाई रविशंकर वाली याचिका पर बोल दिया, निश्चिंत रहें। और जो भी आपको बरगला रहा उसको जरा मुझसे बात कराइएगा, मैं निपटूंगा। ठीक ना। सारी जब कनेक्टेड मैटर्स हैं तो उसमें कहीं पर अलग कोई नहीं है। परमेश भाई करें अवैध नौकरी कर रहे हैं, हम घर बैठे हैं। भाई घर कोई नहीं बैठा है, लेकिन ये मान के चलिए कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है भाई, ओके। जो भी साथी जुड़े हैं धन्यवाद। उम्मीद है कि बहुत सारी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और भी अगर कुछ कोई साथी बात करना चाहेंगे तो हमारा कांटेक्ट नंबर देख लीजिएगा, ग्रुप वगैरह पड़े होगा तो वहाँ से कर लीजिए। और हाँ, एक और सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर क्या है, हाँ उस पर भी देखिए, मैं भूल गया। देखिए बिल्कुल एक संवैधानिक व्यवस्था कि सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डीबी जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन तीनों का पालन करते हुए भी आपको कोई भी व्यवस्था के तहत आप होता है। अगर आप डायरेक्ट
बाबा के यहाँ चले जाएंगे तो जो ये बाप और ये बैठे हैं ये क्या करेंगे? तो केवल आपको बरगला सकते हैं। रिट पिटीशन वहां भी पड़ेगी, रिट पिटीशन यहाँ हम लोग ऑलरेडी हैं, और वहां से जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वसूली कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, पलट के यहीं पर गिरेंगे आकर के। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। जो भी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अगेंस्ट कहीं भी आप जाओगे, मुक्की खा करके यहीं पर आओगे। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है, और जिस दिन सुनवाई हो जाएगी उस दिन बैक टू हाई कोर्ट आ जाएंगे। इसमें कोई बट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में जो है बोला भला भी हमको कह सकते हैं इस मैटर पर, लेकिन जब वापस आएंगे तब आपको जो हमारी बात याद आ जाएगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।